नमस्कार दोस्तों। आज अपन कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कई लड़कों के फ़ोन भी आ रहे हैं और एग्ज़ाम भी 30 तारीख को है 2020 वाला। तो जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्नों में से 1 से 10 तक जो कुल 30 प्रश्न होंगे उसमें प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 1 से 10 तक एक एक अंक का होगा और 11 ये होगा खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। 4 खंड होते हैं, टोटल 30 सवाल होते हैं। और 11 से 15 वो ये जो सवाल आएंगे प्रश्न संख्या 11 से 15 तक, ये सवाल 2-2 नंबर के होंगे, एक एक अंक का, और ये 2-2 नंबर के। उसके बाद में स जो खंड है ये सबसे बड़ा खंड होगा। इसमें 16 से लगाकर 25 तक कुल 10 प्रश्न हो गए इसमें, और ये सभी 3-3 नंबर के होंगे। मतलब ये खंड जो स है ये खुद 30 नंबर का आएगा। और उसके बाद में 26 से 30 तक ये खंड द है, और ये सभी सवाल 6-6 अंक के होंगे। 26वां सवाल 26 से लगा करके 30 तक ये जो 5 सवाल आएंगे ये 6-6 नंबर के होंगे। और जो आज अपन बात करेंगे, मैं इन सभी के ऊपर जो 30 सवाल है इनके ऊपर प्रत्येक प्रश्न कैसा आएगा, चाहे संख्या चेंज हो जाए परंतु प्रश्न का तरीका एवं उत्तर देने का तरीका, प्रश्नवाली, वो सब सेम ही आएगी। तो आज अपन प्रश्न संख्या पहले के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसा आता है। ये टोटल 80 नंबर का होगा और 20 तो विद्यालय से भेजे जाते हैं। जो पहला सवाल और दूसरा सवाल और एक 11वां, तीनों सवाल आपके वैदिक गणित से पूछे जाते हैं। और पहला जो सवाल है, अभी तक वैदिक गणित हटाई नहीं गई है, अगले साल भी रहेगी, और परंतु नेक्स्ट में वैदिक गणित वाला टॉपिक हट जाएगा जैसे ही NCERT सिलेबस लागू होगा। तो अपन सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला सवाल जो आएगा वो 1 नंबर का होगा और दूसरा सवाल भी 1 नंबर का होगा। मैं पहले सवाल की बात करता हूं कि 31 का घनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ फिर ऐसे भी आ सकता है, और घनफल ज्ञात कीजिए और वैदिक विधि से। और वैदिक विधि में मैं वैदिक विधि ले रहा हूँ उपसूत्र आनुरूपण विधि। उपसूत्र आनुरूपण विधि द्वारा, उपसूत्र आनुरूपण विधि द्वारा 31 का घन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रश्न है ये 31 का घन ये ज्ञात करना है और वैदिक विधि से ज्ञात करना है। और वैदिक विधि में कौन सी? उपसूत्र आनुरूपण विधि। बहुत सारी विधियां दे रखी है, परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट जो गत साल जो आई थी, अब की बार लग रहा है कि उपसूत्र आनुरूपण विधि। मैंने एक प्रश्न संख्या 1 के ऊपर 2-3 प्रश्न लिए, जिसमें से एक प्रश्न ये लिया है। और आपको पता है 31 का घन जैसे आपकी किताब में दे रखा है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे रखा है, परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा होगा a+b का होल क्यूब, ये तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है? a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये आपने देखा होगा पहले। और जो आपके किताब में दे रखा है वो ऐसे दे रखा है कि 31 का घनफल ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से? कि उपसूत्र आनुरूपण विधि से। आनुरूपण विधि से। तो उसमें दे रखा है कि सबसे पहले प्रथम जो 4 खंड बनाओ, 4 खंड बनाओ, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, और 4 ऐसे खंड बनाने के लिए कहता है। और उसके बाद में कहता है कि पहले खंड में जो ये दहाई अंक है इसका घन करो, दूसरे खंड में 1 का घन करो, ये जो इकाई अंक है या चरम अंक बोलते हैं इसे। उसके बाद में ये जो मेथड दे रखा है बहुत हार्ड दे रखा है। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे सरल मेथड है, वो ये है कि आपको ये सर्वसमीका याद रखनी है सिर्फ। और उसमें क्या करना है, पहले वाले ये प्लस प्लस हटा लो,
और इसकी जगह ऑब्लिक कर दो। अब बस ए किसको मानना है और बी किसको मानना है? ए मानना है इस दहाई अंक को और बी मानना है इस इकाई अंक को। इसके माध्यम से हो जाएगा बस ए क्यूब मतलब यहाँ पर क्या है? 3 है। सबसे पहले 4 खंड बना दो, उसके बाद में 3 का क्या किया हुआ है? घन, तो 3 का घन ऑब्लिक। उसके बाद में 3a² बी 3 गुणा ए क्या माना अपन ने? 3, इसकी जगह 3 लिख लो, इसका स्क्वायर करो और बी क्या है? बी यहाँ पर है 1 और ऑब्लिक करो। और तीसरे जो खंड में लिखना है 3ab², तो 3 की जगह 3, ए क्या है? ए यहाँ पर 3 लिया हुआ है और बी 1 है, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर बी का क्यूब अर्थात 1 का क्यूब। ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो वो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 3 नहीं, सिर्फ बाद में इसका दुगुना करके यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पर भी इसका दुगुना करके जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये यहाँ से सीधा उत्तर आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 27, 3 गुणा 3 9, 9 का 1 से गुणा 9 और 1 का क्यूब 1। ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक खंड से आप एक एक अंक लोगे। चतुर्थ खंड से 1 अंक लिया तो 1 आया, यहाँ से 9 लिया, यहाँ से 7 लिया, 2 यहाँ नहीं लोगे, इस 2 को आगे भेजोगे। 27 और 2 कितने हो जाएंगे? 27 + 2 बराबर 29। तो ये उत्तर आ जाएगा 29,791। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 29,791। तो देखो ये सबसे सरल मेथड है। जब भी उपसूत्र अनुरूपण विधि आए तो इसका प्रयोग करोगे। ठीक है ना। और निखिलम जो विधि होती है वो आधार उपाधार वाली विधि, वो भी इंपॉर्टेंट है। परंतु ये जो प्रश्न है उपसूत्र अनुरूपण, ये कई बार कंफ्यूजन करता है और लंबा प्रश्न भी आता है। यदि अच्छा प्रश्न पत्र बनाएगा तो इसमें ये सवाल जरूर डालेगा। उसके बाद में ये पहले सवाल के ऊपर मैंने 3 प्रश्न लिए हैं ताकि कोई पीछे छूट ना जाए। ये था पहला। आप यहाँ पर वीडियो होल्ड करके लिख लेना ये। उसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो है, जैसे वैदिक विधि में पहला सवाल जो आएगा वो और दूसरा दोनों बिल्कुल सिंपल पूछे जाएंगे। जो 11वां सवाल होगा वो आपके घनमूल वालों में से आएगा, या फिर अच्छा सवाल यहाँ 2 अंक का वो आएगा। तो जो दूसरा सवाल है वो है 225 का 225 का इसका वर्ग ज्ञात करना है, और वो भी कौन सी विधि से? देखो इसे निखिलम विधि, निखिलम वर्ग ज्ञात करने की एक निखिलम विधि है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आधार उपाधार भी बोलते हैं, आधार उपाधार विधि भी बोलते हैं, या वदनुम तावदनुम, वो भी यही विधि है। ठीक है। उसके बाद में ये इस विधि से ज्ञात करने के लिए बोलते हैं। तो और ज्ञात क्या करना है? वर्ग। यहां वर्गफल भी आ सकता है। ये जो सवाल है ये पहले का ही मैंने बी पार्ट लिया है। पहला सवाल आएगा, पहले सवाल के अंदर ही आएगा, परंतु बी पार्ट है। तो इसमें देखो 225 का निखिलम या आधार उपाधार, या इसे बोलते हैं या वदनुम तावदनुम, वर्गफल ज्ञात करना है या वर्ग ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप जानते हो एक आधार, यहां पर 225 को लिखो इधर, और यहां पर लिख लो आधार क्या लेंगे अपन? आधार ले लो 100। उपाधार क्या हो जाएगा? यहां देखो 100 का 2 से गुणा करेंगे 200 आएगा, तो उपाधार यहां हो जाएगा 2। यहाँ उपाधार अंक, आधार अंक, और जो विचलन है, विचलन जो है वो कितना हो जाएगा? देखो 100 गुणा 2 200, और इधर 225 है, तो 225 200 से कितना अधिक है, तो विचलन हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद में देखो जो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, 2 सूत्र लगते हैं, एक आधार वाला एक उपाधार वाला। आपको आधार उपाधार वाले 2 याद नहीं रखने हैं, आप हमेशा 2 बॉक्स बना दो। सबसे पहले एक में लिख लो संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, और यहाँ पर लिख लो विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। यदि उपाधार अंक हो तो आप यहाँ पर उपाधार अंक का गुणा कर लेना।
यदि उपादार अंक नहीं हो तो वैसे ही 1 का गुणा होगा तो वो सूत्र नया बन जाता है, परंतु आपको 2 सूत्र नहीं याद रखने हैं, हमेशा संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पर उपादार अंक कितना है 2, तो यहाँ पर लिखोगे 2, संख्या क्या है 225, विचलन कितना है 25, और विचलन का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करना है यहाँ पर। और देखो आधार 100 लिया था तो प्रत्येक खंड में 2 अंक रखोगे। उससे पहले ये सोल्व करो, 225 प्लस 25 250 गुणा 2 कितने हो गए 500, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यहाँ पर 2 अंक ही लोगे क्योंकि आधार 100 था, 100 में शून्य कितने 2, तो यहाँ पर 2 अंक ही लेंगे। तो 25 को यहाँ रखो और 6 को आगे भेजो, कितना हो जाएगा 500 और 6 506, तो यहाँ पर लिखोगे 506। तो ये उत्तर आ जाएगा आपके कि इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 50,625। ये किसका वर्ग है 225 का वर्ग। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये था पहले का। दूसरा यहाँ आएगा, ये यदि ये प्रश्न आएगा तो पहले सवाल के अंदर ही आ जाएगा, और उसके बाद में अपन देखते हैं कि द्वंद्व योग विधि से अपन वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अच्छा सवाल है। कई बार बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु एक बार यदि समझ में आ गया ना उसके बाद में अपने आप सॉल्व कर लोगे। जैसे एक संख्या ले अपन जो किसी न किसी का यदि परीक्षा में दी है तो वो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग ही होगी। जैसे एक संख्या ले 316। देखो सबसे पहला काम प्रश्न आएगा, निम्न संख्या का वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा, जैसे कभी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोले तो आप सबसे पहले इसके जोड़े बना दो कि ये कितने जोड़े बन रहे हैं। इसमें पहला जोड़ा इकाई अंक से शुरू करोगे, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। आपको ये तो तय हो गया कि इसमें जो वर्गमूल अंक आएंगे वो कितने आएंगे 3 आएंगे। सबसे पहला काम कि आप जोड़े बनाओ कि इसमें आएंगे कितने वर्गमूल अंक 3 आएंगे। उसके बाद में इसने कहा है द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम आपका होगा, ये तो मन में ध्यान रखना है कि कितने जोड़े बनेंगे। 3 जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब वर्गमूल में अंक कितने आएंगे 3। उसके बाद में ये संख्या एक जोड़ा यहां लिख लो और बाकी वाले इधर लिख लो। सबसे पहला जो जोड़ा है वो है 12। तो आपको पता होगा कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो यहां पर जो वर्गमूल अंक आ रहा है वो है 4। तो सबसे पहले देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16। आप मुझे बताओ, यहाँ 12 है तो आपका टारगेट रहेगा यहाँ वर्गमूल अंक आपको कौन सा लाना पड़ेगा 3। 3 का वर्ग अंक क्या होता है 9, 12 से कम है 9। देखो ये 7वीं क्लास में भी आपने ऐसा पढ़ा होगा कि 3 का वर्ग 9 है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका काम रहेगा कि यहाँ पर 3 लिखना। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 12 जो है 4 का वर्ग होता है वो 16 हो जाता है। इस कारण 4 से छोटे वाली संख्या कौन सी है 3, और 3 का वर्ग 9 होता है जो 12 से छोटा होता है। अब यहाँ पर हमेशा यहाँ पर भाजक के रूप में आएगा 3 का दुगुना यहाँ लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। 3 का जो पहला वर्गमूल अंक आएगा ना पहले वाले जोड़े का, उसका दुगुना यहाँ लिखना है। उसके बाद में देखो सबसे पहला काम ये आप हमेशा नीचे से लिख लेना विधि कि 3 का दुगुना यहाँ लिख लिया। उसके बाद में अपन 12 में से घटाएंगे क्या 3 का वर्ग, 12 में से 3 का वर्ग घटाया, कितना रहा पीछे, अर्थात 12 में से 9 गया, रहा 3। तो अब आपका जो शेषफल 3 रहा है ये आप 3 कहाँ लिखोगे यहाँ पर आगे 5 के जस्ट आगे। तो नया भाज्य क्या बन जाएगा, नया भाज्य बनेगा 35। देखो
यहाँ पर संशोधित भाज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा भाजक का भाग देना 35 में से, सीधा भाजक का भाग दे देना। परंतु जब यहाँ पर कोई अंक आ जाएगा उसके बाद में आपको संशोधित भाज्य की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय द्वंद्व, देखो अभी तक द्वंद्व का कहीं प्रयोग नहीं किया अपन ने, आगे प्रयोग आएगा। जैसे अब ये जो नया भाज्य बना जो मिला है 35 मिला है, इस 35 में किसका भाग दोगे? 6 का, अर्थात भाजक का भाग देंगे। 35 में 6 का भाग दिया, कितनी बार पूरा पूरा गया? 5 बार पूरा पूरा गया, 5 छंग 30, और शेष बल भी क्या रहा? शेष बल भी 5 रहा। अब देखो ये यहां पर 5 आप यहां पर लिखोगे, कौन सा 5? कि 35 में कितनी बार भाग पूरा पूरा 6 का गया, ये 5 अपन यहां लिखेंगे। जो शेषफल है वो शेषफल आप यहां पर लिखोगे। अब जो नया भाज्य मिला है ये अपन को मिला 53। अब नया भाज्य मिला है 53, परंतु इस 53 में आप सीधे 6 का भाग अब नहीं दोगे। पहले अपन ने 35 में सीधे 6 का भाग दिया था, अब की बार 53 में इस 5 का द्वंद्व घटाएंगे। पहले 5 का 53 में जो नया भाज्य बना है इसको संशोधित भाज्य में बदलेंगे। 53 में 5 का द्वंद्व घटाएंगे, अर्थात 53 में से घटाएंगे क्या? 5 का द्वंद्व, और 5 का द्वंद्व किसी एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है? उसका वर्ग होता है। तो 53 में 5 का द्वंद्व अर्थात 5 का वर्ग, तो 53 में 25 गए, पीछे कितने रहे? 28। अब जो ये 28 आया ये संशोधित भाज्य, इस संशोधित भाज्य में आप किसका भाग दोगे? 6 का। तो 28 में 6 का भाग दिया, क्यों कितनी बार गया? 4 बार पूरा पूरा गया, अर्थात यहाँ पर 4 आएगा, और जो शेषफल रहेगा वो क्या रह जाएगा? शेषफल भी 4 रहेगा। यहाँ पर लिख लेना शेषफल। तो आप अब की बार 4 कहाँ उतारोगे? यहाँ पर। अब आपके मन में एक विचार जरूर आया होगा कि ये जो 3 जोड़े बन रहे थे, अर्थात वर्गमूल के 3 अंक तो आ ही गए, तो आप आगे यहाँ पर चाहो तो दशमलव लगा लो, या फिर कुछ नहीं लिखना चाहते हो, आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि अब 0 0 आना चाहिए। यदि 0 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की। अब आगे देखते हैं कि 0 0 आता है या नहीं। अब ये देखो यहाँ पर नया भाज्य क्या बन रहा है? 41। नया भाज्य बराबर 41, और नया भाज्य 41 है। अब 41 में अब की बार क्या घटाओगे? पहले अपन ने 5 का द्वंद्व घटाया, अब की बार 54 का द्वंद्व घटाएंगे, ये दोनों साथ में लोगे। तो 5 का द्वंद्व घटा दिया, अब की बार 41 में से घटाएंगे क्या? 54 का द्वंद्व, और 54 का द्वंद्व अर्थात 2 संख्या है, 54 में 5 भी है 4 भी है, 2 अंक है, 2 अंकों का द्वंद्व क्या होता है? दोनों का गुणा और दुगुना। तो 54 का द्वंद्व क्या हो जाएगा? 54 का द्वंद्व हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 2। देखो यही दोनों तो अंक है, और इसका दुगुना ये 54 का द्वंद्व होता है। तो 5 चौक 20, 20 और 54 में से घटाएंगे क्या? 41 में से घटाएंगे 5 गुणा 4 गुणा 2, अर्थात 5 चौक 20 गुणा 2 40। 41 में से 40 गए, पीछे क्या रहा? 1। अब आपको पता चल गया कि 1 है, अर्थात अब अपन कहाँ उतारेंगे? 1 यहाँ पर आगे, क्योंकि अपन को पता है 1 में से 6 का वैसे ही भाग जाना है नहीं, और अपन को लाना भी नहीं है, क्योंकि 6 से छोटी ही संख्या आनी चाहिए। और आगे 0 लिख लो कि 0 बार गया, ऐसे भी लिख सकते हो। दशमलव लगा लेंगे क्योंकि वैसे ही। और ये जो आगे जो नया भाज्य मिला है ये क्या है? 16। अब ये जो 16 मिला है आपको तो 0 लाना है, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं गलत किया है। यहाँ पर 16 है, ये नया भाज्य है। अब संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपने 5 का द्वंद्व घटाया, उसके बाद में 5 और 4 का द्वंद्व घटाया, अब की बार सिर्फ 4 का द्वंद्व घटाएंगे। तो इसमें से घटाएंगे 4 का द्वंद्व, और आप जानते हैं किसी एक अंक का द्वंद्व क्या होता है? उसका वर्ग। और 16 में से 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16, और 16 में 16 गए, पीछे 0। तो ये आपके 16 हो गया, और उत्तर क्या आ गया? 354। किसका है? जो ये संख्या दी थी, ये द्वंद्व योग विधि से, इस वैदिक विधि से इसका वर्गमूल क्या आ गया? 354। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जो अपन ये पहला सवाल जो मैंने 3 प्रश्न करवाए, इन तीनों में से संख्याएं भले ही चेंज हो जाए, परंतु विश्वास दिलाता हूँ विधि सेम आएगी। उसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो भी वैदिक विधि से होगा, परंतु वो 1.4 जो लास्ट में आपके दे रखी है कि समीकरण जो है बीजीय समीकरण है, बीजीय समीकरणों को
वैदिक विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो दे रखी है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कई बार अपन किताबी लैंग्वेज के ऊपर निर्भर ज़्यादा रहते हैं तो वो समझ में नहीं आता, और वैदिक विधि किताब एक दो बार पढ़ने पर समझ में नहीं आती है। यदि कोई समझा देता है तो उसके बाद में आप भूलते भी नहीं हो। जो दूसरा जो प्रश्न है, कई बार क्या करते हैं, जैसे एक मैं सवाल लेता हूं, जैसे ये कोई सवाल लिया, ये जो सवाल है बीजगणित का है, इसको अपन वैदिक विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपके दे रखा है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, ये जैसे आपकी किताब में जो सॉल्व करने का तरीका दे रखा है ना, वो आपके ऐसे दे रखा है। उसके बाद में x का मान क्या आएगा, x का मान सी डी माइनस ए बी बट्टे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ऐसा कुछ दे रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको याद रह पाएगा, इतना याद नहीं रह पाता है। तो आपको जो पहला नॉर्मल दे रखा है कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ऐसे, ये आपको इतना याद नहीं रह पाएगा। तो आपका पहला काम रहेगा कि इसको अपन किस में सॉल्व कर दें। इसका गुणा तो आता ही है आपको, x गुणा x, एक्स स्क्वायर, x का 1 से गुणा x, 5 का 1 से गुणा 5x, और 5 का 1 से गुणा 5, x का 1 से गुणा एक्स स्क्वायर, x का 2 से गुणा 2x, 3 का 1 से गुणा 3x, और 3 का 2 से गुणा 6। अब वैसे चाहे तो अपन सीधा उत्तर ला सकते हैं, परंतु अपन को पहले कहा जाएगा कि वैदिक विधि से सॉल्व कीजिए। तो आपका काम रहेगा, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, ये कट जाएगा। उसके बाद में आपको ये x और 5x कितने हो जाएंगे, 6x प्लस 5, और 2x और 3x 5x, 5x प्लस 6, 2x और 3x 5x प्लस 6। अब आपको जो ये जो समीकरण अब प्राप्त हुआ है, इसके बाद में आप सूत्र लगा लो कि आपको सबसे पहला, किताब में सबसे पहली जो सॉल्व करने का तरीका दे रखा है, और वो सबसे सरल है कि ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो। देखो ऐसा ही नजर आ रहा है, ax प्लस बी cx प्लस डी, ऐसा ही नजर आ रहा है। और यदि ऐसा हो तो x का मान क्या होता है, d माइनस बी बटे ए माइनस सी, ये होता है x बराबर क्या होता है, d माइनस बी बटे ए माइनस सी। ऐसे कहीं भी सवाल हो, देखो वो बहुत बड़ा समीकरण था और याद भी नहीं रह पाता, परंतु ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक मात्र ये याद रखोगे तो पूरे सॉल्व हो जाओगे। तो यहाँ पर ए क्या है, देखो 6 है या नहीं, बी क्या है 5, सी क्या है 5, और डी क्या है 6। तो इसमें मान रखो x बराबर डी क्या है, डी 6, माइनस बी क्या है, बी 5, बटे ए क्या है, ए 6, माइनस सी क्या है, सी है 5। तो ये आ जाएगा 6 में से 5 गए 1/1 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 1। और यदि आप वैदिक विधि से नहीं याद करते, सीधा ही करते, तो 6x में से 5x गए x, और 5 उधर लेके जाते 6 में से 5 गए 1, है कुछ नहीं। परंतु आपको ध्यान रखना, ऐसा लिख लेना ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको ये पता चले कि हाँ इसने वैदिक विधि से किया, और बाकी ये नॉर्मल हो जाता है। ये ठीक है, मौखिक हल भी याद कर सकते हैं ताकि सीधा ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़े। 6 में से 5 घटाए, उसके बाद में 6 में से ये 5 घटा दो, तो उत्तर सीधा 1 आ जाएगा। अब और एक तो सवाल ऐसा पूछा जाता है, ये जो नॉर्मल सवाल था, इसके आगे थोड़ा सा यदि अच्छा प्रश्न पत्र बनाना चाहें तो वो आपको एक और, ये तो था सूत्र परावर्त्य योजित विधि, इस विधि को बोलते हैं सूत्र परावर्त्य योजित विधि। ये जो है ना, ये सूत्र परावर्त्य योजित विधि का ये, ठीक है ना। और एक जो आगे दे रखा है वो, यदि कई ये सवाल कई बार पूछा जाता है, और 2015 में भी पूछा था ऐसा सवाल कुछ। जैसे अपन देखते हैं, कोई एक सवाल लेते हैं, 1/x - 3 प्लस 1/x +
7 बराबर 1/x-1 और एक और ले लें x-9। यहाँ पर माइनस ले लें। यहाँ फिर देखो हरों का इसमें एक नियम लागू होता है कि यदि हरों का पहला तो काम होगा कि अंश समान होना चाहिए। जैसे ये सवाल आ गया 1/x-3 प्लस 1/x-7 बराबर 1/x-1 और बराबर प्लस ये 1/x-9। पहला काम आपका रहेगा कि अंश जो है ये सभी समान होने चाहिए। अंश सभी समान है, आपने देख लिया सबसे पहले कि अंश क्या होना चाहिए, अंश समान होने चाहिए। उसके बाद में हरों का योग, वाम पक्ष वाले हरों का योग और दक्षिण पक्ष वाले हरों का योग। जैसे x और x 2x, -3 और -7 -10, x और x 2x, -1 और -9 -10। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अंश समान है, अंश समान है, पहला काम। दूसरा वाम पक्ष में हरों का योग, हरों का योग कितना हो जाएगा, x और x देखो इसे जोड़ दो, x-3 प्लस x-7 कितना हो जाएगा 2x-10 ये। और इधर दक्षिण पक्ष में भी देख लो, दक्षिण पक्ष में हरों का योग x और x 2x, -1 और -9 -10। अर्थात अपन कह सकते हैं हरों का योग कैसा है, समान है। तो हरों का योग समान, तो यहां पर सूत्र लग सकता है कि जो हरों का योग प्राप्त हुआ है उसको आप शून्य के बराबर रख सकते हो। किसके बराबर रख सकते हो, शून्य के बराबर। तो चर राशि जो भी होगी, चाहे x हो, y हो, z हो, इसका क्या आ जाएगा, मान। तो 2x-10 बराबर क्या रखेंगे, शून्य। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 10 और x बराबर क्या आ जाएगा 10 में 2 का भाग बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2x बराबर 10 को इधर लेके गए, माइनस का था, इधर गया तो प्लस, और x जो यहाँ 2 गुणा में थे इधर आ गया तो भाग में, और ये कितना आ जाएगा 10 में 2 का भाग 5। आप ध्यान रखना ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं, याद रखना यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती हैं। अंश यदि समान दिख रहा है, बीच में इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, उसके बाद में यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, जैसे कोई भी हो, यहाँ पर यदि प्लस प्लस होता, यदि यहाँ पर प्लस प्लस होता तो भी x और x 2x प्लस 10 और इधर भी 2x प्लस 10 होता। संख्या चेंज हो सकती हैं। यदि हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग समान है, तो आप हमेशा जो हरों का योग आ रहा है उसके बराबर क्या लिखोगे, शून्य, और उत्तर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर है माइनस, आपकी किताब में ही प्रश्न ये दे रखा है। आगे ये पहले दूसरे के मैंने अभी वीडियो डाले हैं, उसके बाद में आगे पूरा तीसरे से लगा करके 30 तक पूरे क्लियर करेंगे। ठीक है।